सब पट गया हमारे मेरे कपड़े। आपकी बात लाइव में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुजफ्फर गजाली। आज हम अहमदाबाद के नगर देवी मंदिर, जिसे भद्रकाली मंदिर कहते हैं, में मौजूद हैं। यहाँ दीपावली के मौके पर कोई भी मुख्यमंत्री रहे, अक्सर आने की बात सुनी गई है। हमारे साथ इस वक्त हैं जी ढोलकिया, जो गुजरात के चुनाव के मुख्तलिफ पहलुओं पर हमारे साथ बात करेंगे। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी में किस तरह का मुकाबला होने वाला है और ओवैसी फैक्टर क्या कोई काम करेगा या नहीं। मेरे साथ इस समय जी ढोलकिया हैं, जो मीडिया प्रोफेशनल हैं अहमदाबाद से। हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अहमदाबाद में इस समय चुनाव में क्या हो रहा है। जी, तो आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। जी नमस्कार। आप ये बताइए कि जो आम आदमी पार्टी को लेकर यहाँ बहुत बात हो रही है, चर्चा हो रही है, ये फैक्टर कितना काम करेगा? जी देखिए, गुजरात की अगर मैं बात करूं तो गुजराती पब्लिक जो है, इन्होंने तीसरे मोर्चे को नकारा है। और पिछले भी अगर हम पास्ट की बात करें तो पिछले चुनाव में भी तीसरा मोर्चा जो है वो कभी सफल नहीं हो पाया है, जिसके कारण ये भी आम आदमी पार्टी को डर होगा कि भाई इस बार अगर हम चुनाव में उतरे हैं, चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो क्या इस बार हम सफल हो पाएंगे। एट द सेम टाइम अगर दूसरी पहलू देखें तो आम आदमी पार्टी धीरे धीरे गुजरात में स्ट्रांग होती जा रही है। और जैसे अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि जैसे अगर तीसरा मोर्चा सफल नहीं हो पा रहा है तो दिल्ली के आप चुनाव के परिणाम देख लीजिए, पंजाब में आप देख लीजिए क्या हुआ। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये फैक्टर लोगों के दिमाग में आ सकता है और धीरे धीरे आम आदमी पार्टी जो गुजरात में अपने पैर फैला रही है, ऐसा लगता है कि भले सरकार बनाने की और पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए, ये तो बहुत दूर की बात है, पर कहीं ना कहीं एक वोट बैंक जो है, वोट शेयर जो है, वो तोड़ने की बात जब आती है तब आम आदमी पार्टी सामने जरूर आती है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज बीजेपी और कांग्रेस को भी ऐसा लगता होगा कि अगर तीसरा मोर्चा भले सफल हो ना हो, पर तीसरा मोर्चा वोट तोड़ने के लिए भी आगे आ गया है। और गुजरात में ये नई चीज है, क्योंकि आम आदमी पार्टी से पहले काफी सारी छोटी छोटी पार्टियां आ गई थी चुनावी मैदान में, पर वो कहाँ है अभी उसका नामो निशान पता नहीं है कहां पर है। तो मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी धीरे धीरे, और दूसरी एक चीज, आम आदमी पार्टी ने जो सोशल मीडिया कवर करके रखा है, उनकी सोशल मीडिया की पूरी टीम बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि अगर युवाओं तक पहुंचना है उनको, तो सोशल मीडिया ही एक ऐसा मीडियम होगा कि जो आजकल हर एक युवाओं के पास रहता है और हर एक के पास वो मोबाइल फोन रहता है, जिसके कारण वो सीधे युवाओं के पास पहुंच गए हैं। और ये भी एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि इस बार गुजरात में पहली बार वोट करने वाले लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया का जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरह से काम करेगा और धीरे धीरे ही सही, पर आम आदमी पार्टी का गुजरात में विकास हो रहा है, ये बात पक्की है। आम आदमी पार्टी ने मुफ्त में बहुत कुछ देने का वादा किया है, जबकि 27 साल के कार्यकाल में बीजेपी ने मुफ्त में कुछ भी नहीं दिया। तो क्या ये चीज़ लोगों को अट्रैक्ट करेगी? जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर ये मुफ्त की बात अगर आम आदमी पार्टी करती है या फिर बीजेपी करती है या फिर कांग्रेस करती है, किसी को कोई भी चीज़ मुफ्त देना, और वो भी गुजरात जैसे राज्य में, वो एकदम नामुमकिन है, क्योंकि 6.5 करोड़ 7 करोड़ की जनता है गुजरात की। और उसको आप उसमें बात कर रहे हो कि आपको हम बिजली मुफ्त में देंगे, राशन मुफ्त में देंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है। पर हाँ, अगर अरविंद केजरीवाल जी ने ये बोला है कि अगर बीजेपी का भी कोई कार्यकर होगा तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी तो यूज करता ही होगा, तो उसको भी हम फ्री में देने वाले हैं। उसका मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी का जो एजेंडा है वो एकदम क्लियर है कि भाई चलो मुफ्त में तो ना सही, पर उसके दाम अगर कम हो ना तो भी चलेगा। तो इस तरह से वो लोगों के पास पहुंच रही है। और जैसे मैं कम्युनिकेशन पढ़ा हुआ हूं, तो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी जो हर एक पार्टी की होती है वो बहुत मैटर करती है यहाँ पर, क्योंकि किस तरह से लोगों को अप्रोच करना चाहिए, किस तरह से लोगों के पास पहुंचना चाहिए, ये चीज़ अगर हर एक पक्ष वाले देख लेते हैं, किस तरह से रिसर्च करके आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं ये गुजरात की जनता तक वो बहुत ही सरलता से पहुंच सकते हैं। और मुझे लगता है कि यही चीज़ 2022 के गुजरात चुनाव में यही चीज सामने उभर कर आएगी। क्या ओवैसी फैक्टर भी कुछ काम करेगा यहाँ?
जैसे मैंने कहा कि गुजरात में तीसरा मोर्चा सफल नहीं हो पाया है, और ओवैसी की बात करें तो एक ये चौथे मोर्चे की बात हो जाएगी। अगर तीसरा मोर्चा ही सफल नहीं हो रहा है तो मेरे ख्याल से AIMIM की जो बात आ रही है, और उन्होंने अगर कोई XYZ पार्टी से अगर वो गठबंधन कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इतना कोई वो फैक्टर काम करेगा और उससे उतना फायदा मिल सकता है, क्योंकि पिछले चुनाव में हमने देखा है कि किस तरह से बीजेपी कांग्रेस की स्थितियां रही है, और अभी इस बार आम आदमी पार्टी है। तो कहीं अब ऐसा हो गया है कि गुजरात के राजनीति में दूसरी के तीसरी चौथी पार्टी के लिए अब जगह नहीं बची है, कहीं ना कहीं ये सब दिख रहा है। तो कांग्रेस जो कहा जा रहा है कि अंदर खाना काम कर रही है और बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं कर रही, वो कुछ इस बार बेहतर कर पाएगी? देखिए, कांग्रेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो गुजरात में कांग्रेस पिछले कई सालों से जीत नहीं पा रही है। उसके कई कारण हो सकते हैं, पर इस बार 2022 के अगर मैं चुनाव की बात करूं तो मैं एक शब्द यहां पर कहना चाहूंगा, साइलेंट कैंपेन। कांग्रेस साइलेंट कैंपेन चला रही है, जिसके कारण आप देखोगे कि राहुल गांधी की कई बड़ी बड़ी सभाएं नहीं हो रही है, या फिर कांग्रेस के कोई बड़े नेता नहीं आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं दिख रहे कहीं गुजरात में, या फिर गुजरात कांग्रेस की बात करें तो ना हमें शक्ति सिंह गोयल कहीं दिख रहे हैं, ना कोई नेता उनका दिख रहा है। तो ये लोगों को ऐसा लगता है कि भाई कांग्रेस है कहाँ। भाजपा को भी लगता है, आम आदमी पार्टी को भी लगता है कि कांग्रेस कहाँ पर है, पर कांग्रेस, मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस एक साइलेंट कैंपेन चला रही है। और दूसरा, भारत जोड़ो यात्रा, मैं ये कहना चाहूंगा कि भले बीजेपी और आम आदमी पार्टी कितना भी प्रचार प्रसार कर ले, पर भारत जोड़ो यात्रा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ी सफल होती दिख रही है, और उसका जो परिणाम है, उसका जो रिजल्ट है, वो आने वाले चुनाव में हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि कांग्रेस की जो, जैसे मैंने कहा कि लोगों तक किस तरह से पहुंचा जाए वो कांग्रेस को पता है इस बार इलेक्शन में। इसलिए आप राहुल गांधी किसी के ऊपर डायरेक्ट एलिगेशन नहीं कर रहे हैं, किसी नेता को लेकर बात नहीं कर रहे, किसी एक पक्ष को लेकर सीधे टारगेट नहीं कर रहे। वो जो विकास की राजनीति अगर बात है तो अगर बीजेपी विकास की बात करती है तो कांग्रेस उसको जवाब देती है। यही एक 2017 और 2022 के चुनाव की एक डिफरेंस रहा है। तो मेरे ख्याल से जो साइलेंट कैंपेन शब्द मैंने कहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये लागू होता है। कांग्रेस इस तरह से अभी काम कर रही है। 27 सालों से बीजेपी गुजरात की सत्ता में बनी हुई है, तो क्या एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर भी कुछ काम करेगा इस बार? क्योंकि जितने लोगों से हमने बात की वो बदलाव की बात तो कर रहे हैं, लेकिन किसे लाना चाहते हैं ये कोई नहीं बता रहा है। आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे गुजरात का पड़ोसी राज्य है राजस्थान, उसमें उसकी अगर राजनीति हम देखें ना, तो उसमें एक चीज बहुत ही साफ है कि 5 साल अगर मैं हूं तो 5 साल मैं आपको देता हूं। जनता तय करके रखा है, अगर 5 साल मैंने ए को दिया है तो 5 साल बी को मिलने ही वाला है। उसमें क्या होता है कि किसी को एक अंदर से ऐसा नहीं होता कि हमारी सरकार है, केंद्र सरकार में भी हम है, राज्य सरकार में भी हम है, या फिर स्थानिक निकाय में भी हम है, तो ये चीज नहीं आती है। कहीं ना कहीं गुजरात की अगर मैं बात करूं तो गुजरात में 27 सालों से बीजेपी का राज रहा है, और अभी कहीं ना कहीं ऐसा लोगों को लग रहा है कि भाई अब कितने साल आपको हमने 27 साल दिए, ये सब हमने देखा, आप बोल रहे हो विकास विकास, पर आज भी कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहता हूं कि विकास हुआ है, पर विकास और ग्रोथ, डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है वो बहुत ही, उसमें आसमान जमीन का फर्क है। क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो मेजर नहीं किया जा सकता, ग्रोथ मेजर कर सकते हैं हम। डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई गुजरात में 20% विकास डेवलपमेंट हुआ या फिर 22% डेवलपमेंट हुआ, ऐसा नहीं। ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो ये अगर पार्टियां, कितना ग्रोथ हुआ गुजरात में, लोगों का ग्रोथ कितना हुआ, लोगों की आमदनी कितनी बढ़ी, लोगों का रहन सहन कितना बढ़ा, अगर वो आंकड़े सामने लाती है तो कहीं ना कहीं वो लोगों के पास पहुंच सकती है, लोगों के नजदीक पहुंच सकती है। विकास की राजनीति करके लोगों के पास पहुंचना, उनको दिखाना कि हमने ये बनाया, हमने वो बनाया, उससे लोग टर्नआउट नहीं होंगे, आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा। और 27 साल से अगर बीजेपी यहाँ गुजरात में राज कर रही है तो कहीं ना कहीं इस बार लोगों को ऐसा लग रहा है कि, और साथ में मैंने जैसे पहले बताया कि सोशल मीडिया का जमाना है और युवा काफी पहली बार वोटिंग करने जाने वाले हैं, उनके दिमाग में यही है कि भाई मैं कैसे वोट दूं, किसको वोट दूं। तो उस हिसाब से देखने जाए तो एक चेहरा काफी नहीं होगा,
और कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में आज भी ऐसा है कि बस अब बहुत हो गया है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी बदलाव चाहते हैं गुजरात में। ये जो मोरबी में अभी एक हादसा हुआ इतना बड़ा, कहीं ना कहीं ये स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर है। जी मैं बताऊं कि मोरबी का हादसा जो हुआ है वो बहुत ही दुखद हादसा हुआ है। और उसके बाद में जो उसके इम्प्लीकेशंस आए हैं कि भाई सरकार ने जो स्थानिक की सरकार है और उन्होंने जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी या फिर जो कंपनी थी उसको दोबारा क्यों ये उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो यही बात लोगों के दिमाग में घर कर गई है कि क्यों ऐसे किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्योंकि जब आपको पता था, उनके वहाँ के स्थानिक चीफ ऑफिसर ने ऐसा बताया कि हमें पता ही नहीं था और उसका उद्घाटन हो गया। मुझे नहीं लगता है कि ये बात कितनी सच है, क्योंकि अगर चीफ ऑफिसर को कुछ पता ना हो और लोग उसका उद्घाटन करके यूज करना शुरू कर दे, तो मेरे ख्याल से ये तो टोटली फेल्योर है। और उसके ऊपर अभी गुजरात हाईकोर्ट ने भी सो मोटो फाइल की है, उसके ऊपर हियरिंग चल रहा है। तो क्या ये चुनाव को कुछ प्रभावित करेगा? कहीं ना कहीं आने वाले 2022 के चुनाव के लिए भाजपा के लिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं मोरबी में 6 सीट है, तो कहीं ना कहीं मोरबी जिले की जो 6 बैठक है वहां पर कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी फाइट रहने वाली है। सौराष्ट्र का रीजन है जहां पर बीजेपी को लगता है कि भाई हम इजीली कैप्चर कर पाएंगे, या फिर कांग्रेस को ऐसा लगता है कि हम बीजेपी को ये मुद्दा मोरबी का मुद्दा बनाकर घेर लेंगे। पर कहीं ना कहीं ये जो मोरबी का हादसा हुआ उसके बाद से बीजेपी की और थोड़ा जो झुकाव था वो लोगों का कम होते दिख रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि चीफ ऑफिसर वो भी सरकारी बंदा था, तो कहीं ना कहीं ये चीज लोगों के सामने आई है, लोगों के दिमाग में घर कर गई है, तो थोड़ा बहुत तो असर देखने को मिलेगा।